Assalamu alaikum dear students, and so I'm here with the second part of the lecture that were previously presented in the previous video, and we have studied definitions, immunity and role of the immunity and its major types, and in this lecture we will try to further explore those definitions and those types. Okay, तो अब इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, अब हम उनको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को आएगी कभी इनेट, कभी एडेप्टिव इम्यूनिटी और कभी एक्टिव इम्यूनिटी, कभी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये जो पहले लेक्चर में मैंने डायग्राम दी हुई है ना, फ्लो चार्ट दी हुई। ठीक है, तो आप लोग उसको माइंड में रख के आगे जाएँ। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी एक्टिव आ रही है, कभी पैसिव आ रही है और कभी इनेट, कभी एक्वायर्ड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। आप लोगों को फिर समझ आएगी कि इनेट के फिर 2 टाइप्स है, फिर हम कौन सा वाला टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक्वायर्ड में फर्दर 2 टाइप्स है। ठीक है, अब उनमें से हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ आएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। इसी तरह अगर आप लोग कंसेप्ट बना लें, ठीक है, आप लोगों को बेस बन जाए। ठीक है, तो फिर आगे इम्यूनिटी में आप लोगों को कोई इम्यूनोलॉजी में कोई इशू नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जिसको नॉन एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर होता है, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पैथोजन, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करती है वो है हमारी इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर द इन्फेक्शन। और ये इम्यूनिटी क्या करती है, ये इम्यूनिटी जब हमें इन्फेक्शन नहीं हुई होती है, ठीक है, तो ये उससे पहले रेडी रहती है। ठीक है, उससे पहले उसको ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ होता है और रेडी होती है कि कोई भी पैथोजन आए तो उसको डायरेक्ट अटैक करेगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब जिस तरह जब बच्चे खेलते हैं ना और उनके आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है, और एक बच्चे को मार पड़ती है, तो वो क्या करता है, तो उस बच्चे को कहता है कि मैं अपने अभी बड़े भाई को बुलाता हूँ। ठीक है, तो वो बड़े भाई को बुला लेता है और उससे उसकी पिटाई करवा देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है, जब इनेट इम्यूनिटी से वो पैथोजन उस पैथोजन की पिटाई नहीं हो पा रही, ठीक है, या उस पैथोजन को वो किल नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कंसर्न कर लेता है कि ये मुझसे नहीं हुआ या आई वॉज फेल्ड इन किलिंग द पैथोजन। ठीक है, तो फिर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तो ही इसको किल करता है। सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट एडेप्ट आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जो जब पैथोजन बॉडी में इंटर हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो उसके बाद शुरू होती है। ठीक है, जब पैथोजन बॉडी में इंटर हो जाता है तो वो मैकेनिज़्म किस तरह होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंटर हो गया, ठीक है, तो एंट्रेंस के बाद ही बॉडी को पता चलेगा कि इस शेप का बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, अब इस शेप के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ जनरेट करने हैं। ठीक है, और उन एंटीबॉडीज़ से बॉडी को डिफेंड करना है। ठीक है, जब बॉडी को पता चलेगा कि ये शेप इस तरह है, इसके ये मतलब एंटीजन्स है। ठीक है, डिफरेंट एंटीजन बैक्टीरिया पे होते हैं और एंटीजन के शेप के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं, हमारी बॉडी डिज़ाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये तब होता है जब बैक्टीरिया बॉडी में अंदर चला जाता है। ठीक है, पहले से तो पता नहीं चलता बॉडी को, जब तक बैक्टीरिया को बॉडी एक्सपोज नहीं हुई हो। ठीक है, हैंडल्ड बाई टी एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसमें टी और बी लिम्फोसाइट का मेन रोल होता है। वन सेल डिटरमाइंस वन एंटीजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अक्सर क्या करता है, जो इसके एंटीजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको मतलब बॉडी को शो करता है कि इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या है और इसको फिर बी सेल को प्रेजेंट करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को जब अंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोग ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह फिर समझ आएगी जब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि टी सेल का क्या रोल है और फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और फिर एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को जब बी सेल के सामने प्रेजेंट करता है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो किस तरह होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, ये आप लोगों को आगे समझ आ जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी। ठीक है,
Innate immunity is based on genetic makeup, relies on already formed components, ठीक है, rapid response within few minutes of infection, ठीक है, not specific, same molecules, cells respond to a range of pathogen, has no memory and does not lead to clonal expansion, ठीक है। तो innate immunity क्या है? एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो innate immunity में जो सेल्स या जो मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जनरली मैं आप लोगों को एक डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है, कि innate immunity में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये देख लें, इसमें मास्ट सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, डेंड्रेटिक सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ठीक है, इजिनोफिल एंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। और टी सेल और नेचुरल किलर सेल जो है ना, वो एडेप्टिव में भी है और इनेट में भी है, इनका दोनों में रोल है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी एक क्विक रिस्पॉन्स वाली इम्यूनिटी है, ठीक है, जो कि बहुत जल्द इन्फेक्शन के डायरेक्ट बाद हमें रिस्पॉन्स शो करती है और इसकी मेमोरी नहीं होती, ठीक है। वो जब एक बार इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन दोबारा होगा तो उसके अगेंस्ट इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी डेवलप नहीं होती, ठीक है। ये खसूसियत एडेप्टिव इम्यूनिटी में पाई जाती है, ठीक है। जब कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाए तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, उसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर को मेमोराइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिज़ाइन करके सर्कुलेशन में छोड़ देता है, ठीक है। वो एडेप्टिव इम्यूनिटी उसकी मेमोरी रखती है कि इस तरह बैक्टीरिया पहले आया था, अब ये दोबारा आ गया, तो वही वाली एंटीबॉडी इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करो जो हमने पहले इसके अगेंस्ट डिज़ाइन की थी, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट लीड टू क्लोनल एक्सपेंशन, ठीक है। जब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है तो उस एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनती है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया की क्लोन्स जो बनती है, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन इनेट इम्यूनिटी में नहीं होती, ठीक है। ये सारी खसूसियत एडेप्टिव में पाई जाती है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के मैकेनिज़म्स क्या हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब इनेट इम्यूनिटी जब अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, तो सबसे पहले ये मैकेनिकल बैरियर्स या सरफेस सेक्रीशन शो करता है, ठीक है। जिस तरह स्किन है, ये इनेट इम्यूनिटी का वो एक कंपोनेंट है, ठीक है। स्टमक के जो एसिड है, ठीक है, वो स्टमक में है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। जब सबसे पहले बैक्टीरिया या स्किन के थ्रू जाए, ठीक है, तो उसको ये इधर स्टॉप करेगा, ठीक है, या जब हमारे माउथ के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो उसको स्टमक स्टॉप करेगा, ठीक है, और सीलिया स्टॉप करेगा। और इस तरह ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनेट इम्यूनिटी का, ये है स्किन और स्टमक एसिड और सीलिया, ठीक है। और इनेट इम्यूनिटी का जो ह्यूमोरल मैकेनिज्म है, ठीक है, लाइसोसोम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी के ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स हैं। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा? नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन होगी, इसकी ये उस पैथोजन के अगेंस्ट अपना रोल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स हैं। इसके बाद है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इसको सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स भी कहते हैं। बेस्ड अपॉन रेजिस्टेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, रिलाइज ऑन जेनेटिक इवेंट्स एंड सेलुलर ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया बॉडी में इंटर हो, ठीक है, और उसको उसके अगेंस्ट हमने एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स शो करनी हो, ठीक है, तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक बात यह है कि इसकी जो रिस्पॉन्स होती है वो स्लो होती है, ठीक है, स्लो ज़रूर होती है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली इनेट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स मोर स्लोली ओवर फ्यू डेज, ठीक है। स्पेसिफिक ये इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके न्यूट्रोफिल्स, इनेट इम्यूनिटी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब पैथोजन में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसमें कोई वो नहीं करता कि ये वाला पैथोजन हो तो न्यूट्रोफिल अप्लाई होगा और ये वाला नहीं हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इनेट इम्यूनिटी में, ठीक है। हैज़ एन एनामिस्टिक मेमोरी, ठीक है,
रिपीटेड एक्सपोजर लीड टू फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको एनामिस्टिक्स मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है। जब एक बैक्टीरिया की या एक पार्टिकुलर पैथोजन की बार बार रिस्पॉन्स हो, ठीक है, और उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बार बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे और बार बार उसके ख़िलाफ़ एक्शन शो करे, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, रिस्पॉन्स क्विक होता है, ठीक है, फास्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है। जब जिस चीज़ की मिसाल इस तरह है, जब कोई किसी बंदे को जब कोई तंग करे ना, तो एक बार तंग करे, ठीक है, तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता। जब बार बार तंग करेगा तो उसका रिस्पॉन्स उतना ही जो जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो उसका रिस्पॉन्स इतना ही स्ट्रॉन्गर होता जा रहा होता है। हर बार वो ज़्यादा गुस्सा दिखाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और डिफेंसिव ख़ुद को डिफेंसिव शो करता है, ठीक है। एंड लीड्स टू क्लोनल एक्सपेंशन, और इसमें क्लोनल एक्सपेंशन होती है उस स्पेसिफिक अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया का शेप या उसका एंटीजन कैप्चर किए होते हैं बॉडी ने, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है और उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होती है। तो आगे पढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंसेस, ठीक है। इन दोनों में जो मेजर जो डिफरेंसेस है वो 4 हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पोजेस सिंस बर्थ, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी उन इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है जो बर्थ से इंडिविजुअल को बर्थ से होती है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करती है। रेजिस्टेंट टू एक्वायर्ड क्या करती है, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। जब बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, तो उसके बाद से जो इन्फेक्शन होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ उसी के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस शो करेगा, उसी के ही अगेंस्ट डिफेंस शो करेगा, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स इन मिनट्स, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स फ्यू डेज़ में होती है और इनेट इम्यूनिटी की फ्यू मिनट्स में होती है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। प्रियर एक्सपोजर टू द एंटीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी में आपको इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उस बैक्टीरिया को बॉडी को उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्सपोज करें, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक्टिवेशन के लिए एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, ठीक है, एंटीजेनिक एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। पहले आप बैक्टीरिया या पैथोजन को बॉडी को एक्सपोज करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डिफेंस शो करेगी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी की जो डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है, और इसकी रिस्ट्रिक्टेड रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं, और बस वही हर पैथोजन के अगेंस्ट अप्लाई करता है, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, बहुत से टाइप्स के रिस्पॉन्सेज है, ठीक है, जो कि वो हर पैथोजन के अगेंस्ट शो करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज होती है, ठीक है, वो शो करता है। अब आप लोग देख लें इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड से भी बता दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देख लें। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, बेसोफिल्स एंड इज़ोनोफिल्स, ठीक है। जबकि टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये दोनों में रोल प्ले करती है, ठीक है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, बी सेल्स विद एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो वाले बी सेल्स जो कि जिन्होंने अपने ऊपर एंटीबॉडीज़ को अपने सरफेस पर एंटीबॉडीज़ को शो किया हो, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता वो वाले बी सेल्स, ठीक है। और टी सेल्स और जो सेल्स CD8 पॉजिटिव और CD4, ठीक है, ये भी एडेप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। अब ये डायग्राम आप लोग देख लें, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि एक माइक्रोब और एक पैथोजन जब बॉडी में अंदर जाएगा तो फिर उसके साथ पहले क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से सेल पहले इसको इनगल्फ करते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और कितने टाइम में होती है, ठीक है। ये डायग्राम में आप लोग नीचे देख लें। इसमें जो ये पिंक कलर का जो जोन है, ठीक है, इसमें ये विद फ्यू आवर्स वाली जोन है, ठीक है।
इसमें जब पहले माइक्रोब एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करता है और बॉडी में इंटर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है और फिर मैक्रोफेज आता है, ठीक है। वो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बैक्टीरिया को सिर्फ इसी जगह तक लिमिट रखें और इधर ही डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। अगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके और ये स्प्रेड होता जाएगा, ठीक है, तो इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इसको फिगोसाइटोस करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल इसको डिस्ट्रॉय करके इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ करके, ठीक है, इनगल्फ करके और इसके अगेंस्ट डिफरेंट मैकेनिज़म्स और अप्लाई करके, ठीक है, जिस तरह मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी है और दूसरे प्रोसेस है, ठीक है, उसको अप्लाई करके और इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अब ये इसको यहाँ जो स्काई ब्लू जोन है ना, तो ये इसमें ले जाएगा, ठीक है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेशन की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आप लोग देख रहे हैं कि मैक्रोफेज ने इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है, और ये देखें सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया किस तरफ ले जा रहा है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी इनगल्फ एंड डिग्रेडेशन होगी, ठीक है, और इस बैक्टीरिया की जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और फाइनली बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, जब ये बैक्टीरिया दोबारा से आएगा बॉडी में, तो ये वाले एंटीबॉडी सर्कुलेशन में हमारे साथ ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये वाले एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उस बैक्टीरिया को कैप्चर करके और उधर ही डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। हमें कोई इन्फेक्शन फिर काज नहीं होगी। अगर हम इम्यूनो डिफिशेंट है या हमें इम्यूनिटी कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स है, ठीक है, कोई इस तरह ड्रग्स लिए हमने जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, ये सारा प्रोसेस ये अल्टर्ड होगा और इस पर कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये डायग्राम आप देख ले बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हम पढ़ रहे थे इंटरनल डिफेंस, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी की जो इंटरनल बॉडी के अंदर जो माइक्रोब या पैथोजन के अगेंस्ट जो डिफेंस होती है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि हमारी एक्सटर्नल डिफेंस भी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल डिफेंस किस तरह होती है, जब कोई पैथोजन बॉडी को एंटर होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बैरियर स्किन होता है, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और म्यूकस जो हमारी अंदर लाइनिंग है, ठीक है, एसोफेगस या माउथ के अंदर जो लाइनिंग है, ठीक है, और डिफरेंट सेक्रीशंस हैं, ये सबसे पहले हमारी एक्सटर्नल डिफेंस करती है, ठीक है। अगर पैथोजन इसको भी क्रॉस कर ले, इन बैरियर्स को क्रॉस कर ले, ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारी जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जिस तरह न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है, नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है, फिर वो एक्टिव हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो कि स्लोअर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ठीक है, स्पेसिफिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग जहन में रखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आप लोगों की फ़ायदे की डायग्राम है, ठीक है। इससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है और लास्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह एक्टिवेट होती है। तो अभी एक देखते हैं, ये डायग्राम आप लोग देख लें, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नीडल है या कोई कुछ भी है जो बॉडी में अंदर चला गया, ठीक है। अब ये इसके साथ बैक्टीरिया भी अटैच है, ठीक है, और इसके थ्रू बैक्टीरिया भी बॉडी में इंटर हो गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे जो स्किन इंजर्ड हुई है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो हमारे वेसल्स है, ठीक है, वो भी डैमेज हो गए, ठीक है, और ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो डैमेज टिश्यूज़ है, डैमेज सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो केमिकल्स हमारे जो टिश्यू के जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, जिसको मास्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है,
वो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और मास्ट सेल क्या करेंगे, मास्ट सेल्स रिलीज़ हिस्टामीन, ठीक है, वो हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। ये जो इसमें आप लोगों को नज़र आती है वाइट वाइट, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है, ये हिस्टामीन के पैकेट्स हैं। और ये पैकेट्स हिस्टामीन वाले ये रिलीज़ करते हैं जब ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, हिस्टामीन इंक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो एंड परमेबिलिटी, ठीक है। हिस्टामीन क्या करता है, फिर ये जो हमारे नाइबरिंग जो वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और इसकी परमेबिलिटी ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है, और परमेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर लेता है। परमेबिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ये एपिथेलियल सेल जो वेसल के लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इस स्पेस की वजह से फिर हमारे जो फेगोसाइट्स है, ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, फिर वो इजीली इस बैरियर को क्रॉस करके, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वेसल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं और इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और फाइनली जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और बहुत से सारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आ जाए, ठीक है, और वही अमीनो रिएक्शन शुरू हो जाता है और फाइनली इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रॉय ना हो जाए तो फिर इसके अगेंस्ट जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी और इसकी मेमोरी डेवलप होगी, ठीक है, फिर वो वाला स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स शो होगा और इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, फाइनली। And I am again repeating that if you have any question regarding the lecture, so you can ask without any hesitation. मसला ये है कि क्लासेस ऑनलाइन है, ठीक है, तो ना मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, और पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप लोगों की फ़ीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर उससे अंदाजे से जाऊँगा। अब आप लोगों की एक दो स्टूडेंट्स ने अभी तक तो क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके रिस्पांस से, और मुझे लग भी रहा है कि वो लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर किसी पॉइंट में समझ नहीं आ रही, ठीक है, या वो मतलब समझ नहीं रहे तो पूछ सकते हैं। अगर पूछ नहीं रहे तो इसका मतलब है कि वो लोग कम्प्लीटली समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों को पेपर में मतलब आसानी है, वो आसानी होगी और कोई इशू नहीं होगी। जिस तरह भी पेपर बनेगा तो आप लोगों को आसानी होगी, तो इसका तो ये मतलब बनता है, ठीक है। तो गिव मी योर फीडबैक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच।